नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 अपडेट में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सियासत से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां पर मंत्री श्रवण कुमार ने बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार राष्ट्रपति बने तो खुशी होगी। मंत्री श्रवण कुमार की ओर से यह बड़ा बयान दिया गया। श्रवण कुमार ने कहा कि नीतीश सर्वगुण संपन्न है और राष्ट्रपति बनने की सभी काबिलियत है उनमें। तो नीतीश कुमार के राष्ट्रपति बनने की चर्चा इस वक्त जोरों पर और हर बिहारी चाहेगा कि राष्ट्रपति नीतीश कुमार बने। ये श्रवण कुमार की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। मंत्री श्रवण कुमार की ओर से ये बड़ा बयान कई सवालों को खड़ा करता है। राष्ट्रपति के चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया और जाहिर सी बात है पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है कि बिहार देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार है। श्रवण जी, राष्ट्रपति के चुनाव का ऐलान हो गया, आपको क्या लगता है कैसा राष्ट्रपति इस बार भारत का होना चाहिए? भारत का राष्ट्रपति बहुत अच्छा होना चाहिए। भारत का राष्ट्रपति देश के गांव के किसानों के हित में काम करने वाला होना चाहिए। सर, बीच में आपको याद होगा कि नीतीश कुमार की चर्चा भी बहुत हो गई। आपको लगता है कि नीतीश कुमार भी राष्ट्रपति के एक अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं? नहीं, नीतीश कुमार जी में तो प्रधानमंत्री का सब गुण संपन्न है, राष्ट्रपति होने लायक सब गुण संपन्न है। नीतीश कुमार का जो विजन है, जो सोच है, वो देश के सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करने वाली उनकी सोच है। और अगर उनको मौका दिया जाएगा तो इन सभी पदों को ठीक से चला सकते हैं, संभाल सकते हैं और लोगों को भी अच्छा लगेगा। क्योंकि बिहार को लोग समझते थे कि बिहार बदलने वाला नहीं है। जब बिगड़ा हुआ बिहार को बदल करके पटरी पर ला दिया नीतीश कुमार जी ने, तो देश को और आगे बढ़ाने में नीतीश कुमार जी को अगर मौका मिलेगा तो कहाँ पीछे रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी की कोई चाहत नहीं है, वो किसी पद के दावादार नहीं हैं, इतनी बात मैं जरूर कह सकता हूँ। हाँ, वो किसी के दावेदार नहीं है, लेकिन आप लोग चाहते हैं कि नीतीश जी राष्ट्रपति जैसे पद पर पहुंचे? वो नहीं चाहेगा, हर कोई चाहेगा, हर बिहारी चाहेगा कि अगर बिहार का किसी व्यक्ति को किसी को मौका या मिलता है तो बहुत अच्छा अवसर है, बहुत अच्छा मौका है। इस मौके का लाभ हम सब लोगों को उठाना चाहिए। और वो दावेदार नीतीश कुमार हो सकते हैं? नहीं, दावेदारी तो करते नहीं है, तो दावेदार आप लोग की इच्छा है, जेडीयू की इच्छा कि भाई हम लोग कैसे कर सकते हैं, लेकिन इतनी बात जरूर कर सकते हैं कि उनमें काबिलियत है, उनमें सोच है, उनका विजन उस टाइप का है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो नीतीश कुमार में राष्ट्रपति बनने के तमाम गुण मौजूद है, ये कहना है जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार का। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं पटना, जहां पर हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। आनंद, एक बार फिर से ये बयान आया है नीतीश कुमार के राष्ट्रपति बनने को लेकर। बिहार की सियासत को कहीं ना कहीं इसने जो बढ़ावा दे दिया है, किस तरीके से लिया जाए श्रवण कुमार के इस बयान को, क्या मायने निकाले जाए इस बयान के? देखिए सोनाली, इस बयान के कई मायने निकाले जा सकते हैं। आज ही राष्ट्रपति चुनाव के घोषणा हुई है और उसके बाद अचानक से जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी भी माने जाते हैं, बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, और उनके तरफ से इशारों में खुलकर एक तरीके से बता दिया गया कि नीतीश कुमार में राष्ट्रपति बनने के तमाम गुण है। अगर नीतीश कुमार को मौका मिलता है तो हर बिहारी खुश होगा। इससे साफ साफ जाहिर है कि जेडीयू की इच्छा है कि राष्ट्रपति जैसे कुर्सी पर नीतीश कुमार को मौका मिलना चाहिए। आप उनके पूरे बयान को अगर गौर से देखें तो उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि हमारी दावेदारी नहीं है, नीतीश कुमार इस पद के इच्छुक नहीं है। उन्होंने सीधे एक तरीके से साफ साफ इशारा कर दिया कि नीतीश कुमार भी इस पद के दावेदार हो सकते हैं और अगर उनकी दावेदारी होती है तो जेडीयू नहीं पूरे बिहार को इस बात की खुशी महसूस होगी। तो जाहिर सी बात है, कई बार इशारों में बड़ा मैसेज देने की तैयारी की जाती है और जैसे ही राष्ट्रपति चुनाव की शुभगाट शुरू हुई है, जेडीयू के वरिष्ठ नेता ने नीतीश कुमार के दावेदारी इशारों में ही सही लेकिन जता दिया। और जाहिर सी बात है, इसके बाद सियासत बेहद गर्म होने वाला है, क्योंकि इसके पहले आपको याद होगा कि आज से लगभग 2-3 महीना पहले अचानक से ये खबर उड़ी थी कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति के दावेदार उम्मीदवार हो सकते हैं, विपक्ष के साझा उम्मीदवार हो सकते हैं। और तब भागलपुर में मैंने ही उनसे ये सवाल पूछा था कि सर आपके बारे में ये चर्चा है कि आप राष्ट्रपति के विपक्ष के साझा उम्मीदवार हो सकते हैं। तब उन्होंने इस बात का खंडन किया था मुस्कुराते हुए और उसके बाद कई दिनों तक ये बात की चर्चा चलती रही। लेकिन जैसे ही आज राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा होती है,
वैसे ही जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी भी हैं, और उनकी तरफ से ये इशारों में बयान आ जाता है कि नीतीश कुमार अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो बेहद प्रसन्नता की बात हो गई, और उनमें वो तमाम काबिलियत और गुण मौजूद हैं जो राष्ट्रपति जैसे पद के लिए उम्मीदवार को होना चाहिए। तो सोनाली, आप समझ सकते हैं कि जेडीयू की तरफ से ये बड़ा बयान है, और वो भी तब जब राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पहले से ही काफ़ी सुगबुगाहट तेज है। बिहार की सियासत गर्म थी इसके पहले भी 2-3 महीना पहले, और अचानक से आज राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा होते हैं जेडीयू की तरफ से, इशारों भी सही, लेकिन जिस तरीके से दावेदारी जताने जैसी बात हुई है तो कहीं ना कहीं मामला आने वाले समय में और राजनीतिक रंग ले सकता है। अभी देखना दिलचस्प होगा सोनाली कि इसके बाद प्रतिक्रिया का दौर क्या आता है, लेकिन इतना तो तय है कि जेडीयू के बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता, वो भी तब जब इसके पहले भी जब भी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है नीतीश कुमार ने एक अलग स्टैंड रखा है। इसके पहले भी मैं आपको बताऊं कि जब एनडीए में रहते हुए उन्होंने प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया था जो यूपी के उम्मीदवार थे। तो जाहिर सी बात है इस बार जेडीयू पे निगाह टिकी हुई है कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जेडीयू के रुख क्या रहेगा, लेकिन उसके पहले चुनाव के पहले ही जेडीयू की तरफ से इशारों में से ही नीतीश कुमार की दावेदारी राष्ट्रपति पद के लिए जता दी गई है। सोनाली, आनंद, देखिए श्रवण कुमार की ओर से ये बयान दिया गया कि अगर उनको मौका मिलता है तो वो पीछे नहीं हटेंगे, और श्रवण कुमार जैसा कि आप खुद भी बता रहे हैं कि बेहद करीबी माने जाते हैं नीतीश कुमार के। ऐसे में उनके बयान को हल्के में लेना तो कहीं से भी सही नहीं है, और उनके बयान को ये समझा जाए कि नीतीश कुमार के का जिस तरीके से बयान आता है वो समझा जाए उनके बयान को लेकर। नहीं, देखिए अभी इसे हम आधिकारिक बयान पार्टी की तरफ से नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि जेडीयू के किसी छोटे नेता ने ये बयान दिया है। मैं बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि श्रवण कुमार नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेता बताए जाते हैं, बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, काफ़ी लंबे समय से बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं, और उन्होंने अगर कोई बयान दिया है तो बहुत सोच समझ कर दिया होगा, और उन्हें भी पता है कि राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा हो चुकी है। राष्ट्रपति कौन बनेगा इसकी तस्वीर अभी साफ नहीं हुई है, और इसके पहले भी जेडीयू की तरफ से ही इशारों में सही दावेदारी इसके पहले भी जताई गई थी, लेकिन आज श्रवण कुमार जैसे वरिष्ठ नेता की तरफ से दावेदारी जताना थोड़ी हैरानी तो करती है, लेकिन बहुत आश्चर्य हमें नहीं हुआ, क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने कई बार जेडीयू के नेताओं के मुख से सुना है ये बात कि नीतीश कुमार में तमाम गुण मौजूद हैं, राष्ट्रपति जैसे पद पर जो गुण चाहिए वो तमाम गुण में मौजूद है, और उन्हें अगर मौका मिलता है तो नीतीश कुमार बेहतर तरीके से राष्ट्रपति की कुर्सी संभाल सकते हैं। लेकिन सवाल वही है सोनाली, सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बार बार इस बात की भी चर्चा हो रही थी, क्या नीतीश कुमार राष्ट्रपति की दावेदारी जताएंगे, क्या नीतीश कुमार केंद्र की सियासत करने वाले हैं, या फिर नीतीश कुमार बिहार की सियासत करेंगे। इन तमाम उधेड़ बुनों के बीच में अगर जेडीयू किसी वरिष्ठ नेता का इस तरीके से बयान आता है तो इसका मतलब दो निकलता है। पहला कि नीतीश कुमार क्या केंद्र की राजनीति करने वाले हैं, दूसरा क्या नीतीश कुमार राष्ट्रपति जैसे कुर्सी पर अपनी दावेदारी जता सकते हो। इसके पहले मैं आपको दिलचस्प तरीके से बता दूं कि इसके पहले भी जब नीतीश कुमार के नाम की चर्चा हुई तो विपक्ष की तरफ से भी ये बात सामने आई थी कि अगर बिहार से कोई बनता है अगर राष्ट्रपति तो उसमें हर्ज क्या है। तमाम पार्टियों ने एक रुख दिखाया था, सिर्फ बीजेपी को छोड़कर। तो जाहिर सी बात है आनंद, अब तो ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि बिहार की राजनीति किस ओर मुड़ती है और क्या रुख होता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं आगे। दरअसल आज ही राष्ट्रपति के चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। चुनाव आयोग ने चुनाव का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया। 18 जुलाई को वोटिंग होगी और 21 जुलाई को काउंटिंग होगी। राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है, कौन कौन से लोग इसमें वोट दे सकते हैं, सब कुछ समझिए इस रिपोर्ट में। 21 जुलाई को देश को मिलेंगे नए महामहिम। 18 जुलाई को होगा राष्ट्रपति चुनाव। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। भारत के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 18 जुलाई को वोटिंग होगी। 21 जुलाई को नतीजे आएंगे। मतलब 21 जुलाई को ये साफ हो जाएगा कि देश का 16वां राष्ट्रपति कौन होगा। 2017 में राष्ट्रपति चुने गए रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। रामनाथ कोविंद देश के 15वें राष्ट्रपति हैं। Date on which a poll shall, if necessary, be taken is 18th of July 2022. That happens to be Monday. Thereafter, we collect all the ballot boxes and bring it back to Delhi. And date on which counting, if required, shall be taken and result declared. That would be 21/7/2022. अब जानना जरूरी है कि भारत में कैसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव, कौन कौन इसके लिए वोट करते हैं।
इस चुनाव में सभी प्रदेशों के विधानसभा के चुने हुए सदस्य लोकसभा और राज्यसभा में चुन कर आए सदस्य वोट डालते हैं। मतदाताओं की कुल संख्या 4809 होगी, जिसमें 776 सांसद और 4033 विधायक शामिल हैं। राष्ट्रपति की ओर से राज्यसभा में मनोनीत 12 सदस्य वोट नहीं डाल सकते। इसके अलावा राज्यों की विधानसभा परिषद के सदस्यों को भी वोटिंग डालने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्हें जनता ने नहीं चुना होता है। चुनाव में वोटिंग के लिए खास इंक वाला पेन मुहैया कराया जाएगा। वोट देने के लिए 1, 2, 3 लिखकर पसंद बतानी होगी। पहली पसंद न बताने पर वोट रद्द हो जाएगा। राजनीतिक दल कोई भी व्हिप जारी नहीं कर सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और खनन विभाग ने अगले 4 महीने तक बालू के खनन पर रोक लगा रखा है। बावजूद इसके बालू माफिया खुलेआम बालू का अवैध खनन बिना किसी रोक टोक के कर रहे हैं। वो भी 1-2 ट्रैक्टर से नहीं, बल्कि जितनी मर्जी उतनी ट्रैक्टर से कर रहे हैं। पुनपुन नदी में बालू माफिया अवैध खनन के लिए नदी में ही ट्रैक्टर उतारकर धड़ल्ले से बालू लोड कर रहे हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। तो देखिए, खनन विभाग ने अगले 4 महीने तक बालू के खनन पर रोक लगा रखा है। इसके बावजूद बालू माफिया धड़ल्ले से अवैध खनन कर रहे हैं, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी डर के। पुनपुन नदी की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर बालू माफिया अवैध खनन के लिए नदी में ही ट्रैक्टर उतारकर धड़ल्ले से बालू लोड कर रहे हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि प्रशासन की कार्रवाई कहां तक नजर आती है। खनन विभाग ने बालू के खनन पे रोक लगा दी है और यह रोक जो है अगस्त तक जारी रहेगी। बावजूद इसके बिहार में, खासतौर पे हम पटना की बात करें तो पटना में बालू माफिया जो है वो काफ़ी जो है एक्टिव नज़र आ रहे हैं। बालू माफियाओं में कह सकते हैं कि खनन विभाग का कोई खौफ नहीं, शासन प्रशासन का कोई खौफ नहीं है, क्योंकि तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यह पुनपुन नदी है। गंगा और सोन नदी की तस्वीर कई दफ़ा हमने दिखाई है। ये पुनपुन नदी है, जहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रैक्टर को नदी में ही उतार दिया गया है और धड़ल्ले से बालू का अवैध जो खनन है वो यहाँ पे किया जा रहा है। क्योंकि जो खनन विभाग है उसके तरफ से बालू के खनन पे रोक लगा दी गई है, जैसा हमने पहले बताया है। और सोन नदी में जो है बालू का जो खनन है वो नाव के जरिए किया जाता है। लेकिन अगर हम पुनपुन नदी की बात करें, जहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर जो है अपने आप में बताने को काफ़ी है कि शासन प्रशासन का डर बालू माफियाओं के मन में एकदम से नहीं है, क्योंकि ट्रैक्टर्स को जो है वो इस पुनपुन नदी में ही उतार दिया गया है और यहाँ से बालू का अवैध खनन करके ट्रैक्टर को लोड करके फिर बालू माफिया ले करके जाते हैं। तस्वीर जो है इस बात को तस्दीक भी कर रही है, क्योंकि अगर प्रशासन की मिलीभगत नहीं हो तो शायद ऐसी तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, कैमरे में कैद हमने किया है, वो शायद देखने को नहीं मिलती। क्योंकि यहाँ पे पुनपुन नदी जो है फिलहाल उसका जल स्तर काफ़ी कम है और ऐसे में इन बालू माफियाओं को ट्रैक्टर जो है वो नदी में उतारने में सुविधा होती है और इस कारण से निर्भीक होकर के, चूँकि मैनेज करके ये लोग चलते हैं प्रशासन को। और लोकल थाना खास तौर पे उसके बारे में कहा जाता है कि मोटी रकम जाती है, तभी थानेदार से लेकर के जो थाने में दूसरे पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी तैनात होते हैं, वो मौन होते हैं, नज़र जो है इस बालू के अवैध कारोबार से फेरे रहते हैं। और इसी कारण से ये ऐसी तस्वीर रोज़ाना देखने को मिलती है। रोज़ाना बालू माफिया जो है वो मोटी कमाई इस अवैध खनन के जरिए जो है क्या करते हैं। खैर, अब देखना होगा कि इस तस्वीर को देखने के बाद, इस खबर को देखने के बाद खनन विभाग जो है वो ऐसे अवैध बालू खनन पर क्या कार्रवाई करता है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी बीच बड़ी खबर आपको पटना से बताते चले, जहां पर मसौढ़ी में युवक ने फायरिंग की है। वर्चस्व को लेकर फायरिंग की गई है। यहां पर फायरिंग का इस वक्त वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है और मंदिर के सामने फायरिंग की इस वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर मसौढ़ी में एक युवक ने फायरिंग की। वर्चस्व को लेकर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया और यह वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ, लेकिन न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मंदिर के सामने यहां पर फायरिंग की गई है। फिलहाल इस वीडियो के जरिए पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।
हम लोग ये मंदिर पर ही थे, एक आवाज़ हुआ। आवाज़ जब हुआ तो हम लोग जो है पता किए तब हुआ कि किसी गांव के जो है सिया शरण यादव के बेटा जो है और उसके साथ भी राजा यादव दोनों जो है वहीं पर था, वो निकाल के फायरिंग किया है। इस तरह से एक तरह से यहाँ गाँव में अपने वर्चस्व कायम करना चाह रहा है। ये लंपट अपराधी सब है, ये अपराध को बढ़ाने के लिए यहाँ इसके खिलाफ कोई आवाज़ न उठाए, मकसद यही है। और पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी यानी IGIC तक पूरी तरह से कायाकल्प हो चुका है। मरीजों को एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं मिलने लगी हैं। 10 मंजिला भवन में 280 बेड उपलब्ध हैं और यहां मुफ्त में इलाज की सुविधा भी है। अब बिहार के हृदय रोगियों को इलाज के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि IGIC पूरी तरह से अब तैयार हो चुका है। यानी जिस बिल्डिंग का 10 साल पहले नींव दिया गया था, सीएम नीतीश कुमार ने खुद नींव डाली थी, और उसके बाद देख सकते हैं 10 मंजिले जो भवन हैं पूरी तरह से अब बनकर तैयार हैं और इलाज भी शुरू हो चुका है। यानी अत्याधुनिक सुविधाओं से यह भवन जो है पूरी तरह से लैस है। लिफ्ट के साथ साथ मॉड्यूलर ओटी हो या फिर 280 बेड की क्षमता हो, तमाम सुविधाएं यहां पर देख सकते हैं दी जा रही है। यानी जो एंजियोप्लास्टी है या फिर एंजियोग्राफी है या फिर इक्मो है, तमाम वो सुविधाएं यहां पर शुरू हो गई है। जो मेडिकल टीम है यहां पर तैयार है। यानी बिहार से कोई भी मरीज अगर IGIC में आते हैं उनको अब बेड की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी, उनका यहां पर बेहतरीन ढंग से इलाज होगा। जी, ये बिहार के लिए वरदान है। मुख्यमंत्री जी का सपना था जो पूरा हुआ, और अब किसी मरीज को शौक से जाना हो तो कहीं जा सकता है, लेकिन अब किसी मरीज को, हार्ट के मरीज को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर सब चीज फ्री है। जी, मतलब मुफ्त में इलाज होगा। मुफ्त में इलाज होगा। पुराना बिल्डिंग को छोड़ दीजिए, वो तो है ही अभी फंक्शनिंग। ये अभी G+9 में 60 बेड का CCU है। सबसे बड़ी जो बात होती है ना, सोशल डिस्टेंसिंग का आजकल जमाना है। किसी भी कॉरपोरेट हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में स्पेस की कमी रहती है। ये बिहार सरकार का अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, और यहाँ पर स्पेस की कोई कमी नहीं। पर अब जो मरीज आ रहे हैं वो राहत की सांस ले रहे हैं कि नहीं, जरा उनसे ही बात कर लेते हैं। कुछ मरीज हैं यहाँ पर, उनके परिजन भी हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम ये बताइए कि आप यहाँ पर आई हैं, कैसा लगा अस्पताल देखकर? बहुत अच्छा लगा, पहले से बहुत अच्छा है। इलाज भी बहुत अच्छा हो रहा है, फ्री हो रहा है। मरीजों की आधा परेशानी जो है भवन देखकर, सुविधा देखकर ही दूर हो जा रही है। यही वजह है कि अब बिहार के दूर दूर से, यानी कोने कोने से जो मरीज हैं यहाँ पर इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं। जाहिर है जो अस्पताल तैयार हुआ है, एक ही उद्देश्य है कि गरीब मरीजों को और गंभीर मरीजों को बेहतर सुविधा मिले और यहाँ पर बेहतर ढंग से इलाज हो सके। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।